समस्त देशवासी एवं बहुजन मूल निवासी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय महान हस्तियों के जीवन दर्शन एवं शिक्षाओं पर आधारित भारतीय मानवता के प्रतीक मान्यवर साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर 2024 पर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते, विनम्र अभिवादन करते हैं। सम्मानित साथियों, कांशीराम जी के कुछ नारे थे जो कहते थे कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। ऐसे महानायक, महान समाज सुधारक जिनका परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। सम्मानित साथियों, आज हम उनके जीवन दर्शन एवं उनके जीवन संघर्षों से जुड़ी उन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण बातों को याद करेंगे एवं उन्हें आज उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। सम्मानित साथियों, कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब राज्य के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरि सिंह एवं उनके माताजी का नाम बिशन कौर था। कांशीराम जी की प्राथमिक शिक्षा उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर मलकपुर गांव में हुई थी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय में। उनकी प्राथमिक शिक्षाएं एवं स्नातक की पढ़ाई रोपड़ में ही हुई एवं उच्च शिक्षा के लिए वो देहरादून चले गए। देहरादून में उन्होंने पढ़ाई करी, फिर जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में गए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में जब उनकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई, नियुक्ति हुई, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव सेंटर में 1958 में हुई। उनकी नौकरी लगी। मतलब अब मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन यहाँ से शुरू होता है। अब जीवन के कई पहलुओं पर कई पड़ाव आते हैं। उनके जीवन में कई घटनाएं हुई पढ़ाई के बाद। अब पढ़ाई के बाद में जब जिस संस्था में वो नौकरी कर रहे थे, डीआरडीओ में, महाराष्ट्र के पुणे में, वहां पर एक घटना ऐसी हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती को छुट्टी कैंसिल करके उनकी छुट्टी की जगह पर बाल गंगाधर तिलक जी एवं दीपावली की छुट्टी बढ़ा करके इन महापुरुषों की छुट्टी कैंसिल कर दी। अब उनके डिपार्टमेंट में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनका नाम दीना भाना जी था। दीना भाना नाम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने उस बात का विरोध करा, उनके बॉस का, उनके अधिकारी का, कि आपने हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध की छुट्टी कैंसिल करके बाल गंगाधर तिलक जी की छुट्टी, जन्म जयंती की छुट्टी एवं दीपावली की छुट्टी बढ़ा दी। हमें इसकी छुट्टी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। दीना भाना जी के इस विरोध की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। वो केस लड़ते हैं, कोर्ट में केस करते हैं। ये बात उनके एक साथी कर्मचारी उसी विभाग में काम करते थे, श्री डीके खापर्डे साहब। डीके खापर्डे साहब ने मान्यवर कांशीराम को वो घटना बताई। कांशीराम साहब को कुछ समझ में नहीं आया। फिर कांशीराम साहब को डीके खापर्डे साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित एक पुस्तक भेंट करी। उस पुस्तक का नाम था जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस पुस्तक को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ने के लिए कांशीराम साहब को दी। कांशीराम साहब ने वो किताब को एक रात में कई बार पढ़ी। हम लोगों ने सुना है, उन्होंने उस किताब को पढ़ी। उस किताब को पढ़ने के बाद में रातों रात पता नहीं उनके हृदय में क्या परिवर्तन हुआ, और उन्होंने जब सुबह उठे उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपनी माताजी को 24 पेज का एक पत्र लिखा, 24 पन्नों में एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, मेरी शादी नहीं करवाऊंगा, मैं किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजनों में नहीं जाऊंगा, किसी मृत्यु भोज में नहीं जाऊंगा, मैं मेरा निजी संपत्ति इकट्ठी नहीं करूंगा, धन संपत्ति नहीं जोड़ूंगा, और आज के बाद पूरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार रहेगा। ऐसा एक पत्र लिख करके माताजी को वो देते हैं। इसके बाद में उन्होंने जो निश्चय किया, अपनी बात पर अडिग रहे। कैसे अडिग रहे? 1983 में उनके पिताजी की डेथ होती है, और अक्टूबर के महीने में उनके पिताजी की डेथ होती है 1983 में। वो कांशीराम साहब उनके पिताजी के निधन पर उनके घर नहीं जाते। मतलब वो दृढ़ संकल्पी, डिटर्मिनेशन वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो पत्र में लिखा था अपनी माताजी को, उस पर अडिग रहे और अपने घर नहीं गए। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, काम चालू कर दिया और काम शुरू किया महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, उसमें काम किया। और बाबा साहब के चले जाने के बाद में उनके बाबा साहब के करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़ और मोहन धारिया जी। इन लोगों के संपर्क में आए, काम करना शुरू किया काशीराम साहब ने। काशीराम साहब सभाओं में जाते थे, मीटिंग्स में जाते थे। कई बार दादा साहब गायकवाड़ काशीराम साहब को डीमोटिवेट करते थे, और डीमोटिवेट करने के लिए क्या शब्द बोलते थे, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में बोलते थे, होऊ शकत नाही, होऊ शकत नाही। ये दादा साहब गायकवाड़ हमेशा उनको डीमोटिवेट करने के लिए बोला करते थे कि हमारा समाज नहीं समझ सकता, होऊ शकत नहीं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पी थे और बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। उन्होंने जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रॉमिस किया, अपने आप से बात करी और कहा कि नहीं, मैं मेरे जीवन पर्यंत समाज को जगाने का काम करूंगा और मेरा काम यही रहेगा। आप जो बोल रहे हो कि हो सकत नहीं, मैं मेरे समाज को, वो कहते थे उनके शब्द में, मेरे नालायक समाज को लायक बनाने का काम करूंगा और उन्हें हमेशा महापुरुषों का जीवन संघर्ष बताने का काम करूंगा। और उन्होंने वाकई में जो बोला, अपने महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को जो फिरंगियों ने, दुश्मनों ने जमीन में गाड़ दिया था, बाबा साहब के इतिहास को, लिटरेचर को, बाबा साहब को किताबों से हमारे बीच में निकाला। हमारे महापुरुषों को, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो, नारायणा गुरु हो, टंट्या मामा भील हो, कई सारे महापुरुष, बिरसा मुंडा जी, सभी महापुरुषों को किताबों से, जमीन में से बाहर निकालने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने कहा। मान्यवर काशीराम साहब वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे महापुरुषों को मान सम्मान दिलाने का काम किया। और उन्होंने बोला जीवन पर्यंत कि जो मनुवादी व्यवस्था है, जिन्होंने जाति व्यवस्था के आधार पर हमारे लोगों को तोड़ा और 6,743 जातियों में बांटा, उनको मैं जोड़ने का काम करूंगा। और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा उसको करा। उन्होंने 6,743 जातियों में बटे समाज को एक बहुजन समाज बनाने का काम करा। उन्होंने बहुजन समाज बनाया। उन्होंने हमेशा पेन का उदाहरण दिया कि ये 15% लोग इन 85% लोगों पर राज करते हैं, मैं इस खड़ी व्यवस्था को आड़ी व्यवस्था करना चाहता हूं। हमेशा ये 15% लोग 85% लोगों पर राज करते आए, तो मैं सबको एक समान बनाना चाहता हूं। उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। फिर उन्होंने काम करने में, आप सभी जानते हैं, मान्यवर काशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा निकाली। 3200 किलोमीटर साइकिल चलाई उन्होंने। मान्यवर काशीराम साहब ने लोगों को जगाने का काम किया। फिर मान्यवर काशीराम साहब हमेशा पेन का उदाहरण देते ही नहीं थे, साथ साथ उन्होंने जो कहा उसको किया भी। 1989-90 में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय वीपी सिंह की सरकार बनी तो मान्यवर काशीराम साहब को कई सारे ऑफर उस टाइम पर भी आए कि आप कोई सा भी मंत्रालय ले लो, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो दूरदृष्टा थे। हमारे देश के अंदर हमारे बाबा साहब को यदि मान सम्मान दिलाने का काम किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने क्या काम किया। उस समय उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी उसके 3 सांसद जीत करके आए थे 1989 में। मायावती जी जो कि बिजनौर से सांसद बनी थी। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के पहले सांसद बने थे जिनका नाम था रामकृष्ण यादव, जो कि आजमगढ़ से सांसद बने थे। एक हरभजन सिंह लाखा थे जो पंजाब से सांसद बने थे। इन तीनों सांसदों के वजह से वीपी सिंह की सरकार बनी। और वीपी सिंह की सरकार बनी तो काशीराम जी को मंत्रालय, जो मंत्रालय आपको चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन काशीराम जी ने 3 शर्तें रखी कि हमें कोई सा मंत्रालय नहीं चाहिए। काशीराम जी ने क्या शर्त रखी? नंबर 1, बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। एक शर्त, बाबा साहब को 1989-90 में भारत रत्न का पुरस्कार मिला, 90 में वीपी सिंह की सरकार में। पहली शर्त काशीराम जी की थी कि बाबा साहब को भारत रत्न मिला जाए। दूसरा, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो लगाई जाए। बाबा साहब की फोटो लगाई गई, चित्र लगाया गया। और तीसरी शर्त थी काशीराम जी की मंडल कमीशन लागू किया जाए। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो कहा उसको किया। इसके बाद 1991 में मान्यवर काशीराम साहब खुद जो है सांसद जीते और इटावा से सांसद जीते 1991 में। उस समय उनकी लोकसभा क्षेत्र से 48 प्रत्याशी चुनाव में खड़े थे। उन्होंने 47 प्रत्याशियों को हरा करके 48वें वो प्रत्याशी जीत करके संसद में गए, सांसद बन करके। और संसद में उन्होंने अपने लोगों के लिए
अपने महापुरुषों के लिए अपनी बात को रखी और हमेशा उन्होंने बोला कि मैं जो है जो कहता हूँ करता हूँ, हमारे नालायक लोगों को लायक बनाने में मैं लगा हुआ हूँ। मैं उन्होंने जो कहा और वास्तव में उन मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मेरे आम लोगों को मैं खास लोग बना करके छोड़ूंगा। उन्होंने जो कहा उसके दम पर लोगों को जागृत किया, एकत्रित किया, संघर्ष किया और पहली बार उनकी जो बनाई गई पार्टी, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने पार्टी बनाई तो उससे पहले भी कुछ संगठन बनाए। 1978 में उन्होंने बामसेफ बनाया, कर्मचारियों का संगठन। इसके बाद में 1981 में DS4 बनाया, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति बनाई। इसके बाद में 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उनकी एक राजनीतिक पार्टी, जिसके बेस पर राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई, उन्होंने बोला कि राजनीतिक चाबी एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। और उनकी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उन्होंने सरकार भी बनाई। जो दादा साहब गायकवाड़ कहते थे हो सकत नहीं, उसको करके बताया। और कैसे बताया? 3 जून 1995 को पहली सरकार बनाई, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। फिर 21 मार्च 1997 को दूसरी बार सरकार बनाई, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनाई। फिर 3 मई 2002 को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, अल्पकालिक थोड़े थोड़े समय के लिए, 6 महीने के लिए, फिर 12 महीने 14 महीने के लिए सरकार बनाई। फिर उन्होंने जो है मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया 2006 में, लेकिन उनके बताए हुए दिशा निर्देश और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी उस पर चल करके 13 मई 2007 को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इन दबे कुचले लोगों की, उपेक्षित लोगों की। और उस सरकार ने सम्राट अशोक के बाद हमारे महापुरुषों का इतिहास रचने में काम किया। कई जिले बनवाए महापुरुषों के नाम से, महापुरुषों के नाम से कई यूनिवर्सिटी खुलवाई, महापुरुषों के नाम से कई विहार बनाए, उपवन बनाए, अंबेडकर स्मारक बनाया लखनऊ के अंदर। ऐसे महान कार्य करे जो हमारे महापुरुषों का इतिहास रचने में मान्यवर काशीराम साहब की जो इच्छा थी वो काम किया। मान्यवर काशीराम साहब ने कई काम करे और उनके काम करने में उन्होंने निश्चित रूप से पंचर जोड़ने वाले को, मजदूरी करने वालों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। ऐसे व्यक्तित्व थे। उनके महत्वपूर्ण कार्य कई सारे थे। उनमें एक बार अटल जी की जब सरकार बनी तो उनको कई सारे ऑफर आते थे। अटल जी ने तो उनको राष्ट्रपति बनाने का बोल दिया कि हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब भी जिद्दी व्यक्तित्व थे और पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, UPSC किए हुए थे। वो तो लोक प्रशासनिक सेवा से गए थे, DRDO में सर्विस करी थी, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, यदि आपको बनाना है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है। आज तो जरा सा मेंबर बनने के लिए, जरा सा सरपंच बनने के लिए, जरा सा सदस्य बनने के लिए, यहाँ तक कि कोई से भी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाने के लिए लोग बिक जाते, पूरे समाज को बेच देते। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रहे थे मान्यवर काशीराम को। उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद ठुकरा करके उनने बोला कि नहीं, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, यदि आप बनाना चाहें तो मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे मान्यवर काशीराम जी, जो कि भारतीय राजनीति और समाज सुधार के नाम से जाने जाते, समाज सुधारक के नाम से जाने जाते। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये बोला कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा को समझते हैं। जिनका स्वाभिमान मरा हुआ होता है वे लोग हमेशा गुलाम होते हैं। उनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलू हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा मेरे लोगों के लिए काम करूंगा, मेरे लोगों के लिए काम करता रहूंगा। और ऐसे काम करते करते जीवन पर्यंत उनने संघर्ष किया, लोगों को जगाया। और 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से ऐसे व्यक्तित्व चले गए। आज हम उनके परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें कोटि से अभिवादन करते हैं और पुनः उनको याद करते हुए ये एक संकल्प लेते हैं कि आपके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण करेंगे। आपको पुनः मान्यवर साहब सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, कोटि से अभिवादन।